Hey guys, welcome to the 16th lecture of the chapter Plant Growth and Development. I am हरीश कुमार और इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ पीजीआरस की पार्ट 2 के बारे में। हमने इसके बारे में ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ा और ये हमारा पार्ट 2 है डिस्कवरी ऑफ पीजीआरस लेक्चर का टॉपिक का। चलो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, अभी हम बात करने वाले हैं साइटोकाइनिन्स के डिस्कवरी की। लास्ट लेक्चर में हमने ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो दो ग्रोथ प्रोमोटर है उनके डिस्कवरी की बात की। अब हम बात करने वाले हैं कि साइटोकाइनिन्स जो कि एक तरह के ग्रोथ प्रोमोटर है, इसका डिस्कवरी कैसे हुआ। तो देखो, इसका डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल था। एफ स्कूग और इसके जो कोवर्कर्स थे एंड हिज कोवर्कर्स ऑब्जर्व्ड दैट फ्रॉम द इंटरनोड सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम्स द कैलस proliferated. Callus क्या है? A mass of undifferentiated cells. Only if, in addition to auxins, the nutrient medium was supplemented with one of the following. क्या थे वो one of the following? या तो वो extracts of vascular tissues हो सकते हैं, या वो yeast extract हो सकते हैं, या coconut milk, या DNA. Skoog and Miller later identified the crystallized cytokinesis promoting active substances that they termed kinetin. देखो, ये आपके पास एक न्यूट्रिएंट मीडियम है, इसमें आपने एक सेल को रखा, प्लांट सेल को रखा, ठीक है। एफ स्कूग और इसके कोवर्कर्स थे, इन्होंने क्या किया, जो टोबैको स्टेम का एक सेल है उसको यहाँ पे रखा, ठीक रखा। और कुछ समय बाद देखा, क्योंकि आपने तो इस यहाँ पे पूरा न्यूट्रिएंट मीडियम में इस सेल को रखा है ना, तो जितने भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ये सेल क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा और ग्रो करेगा, ठीक है, डिवाइड करेगा। तो कुछ समय बाद आपने देखा एक सेल से बहुत सारे सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जिसे आपने कह दिया कैलस। कैलस क्या है? मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। एक सेल से बहुत सारे सेल बन गए और इसे आपने नाम दिया कैलस। 1 घंटे का समय लगा एक सेल से इतने सारे सेल बनने में। एक सेल से कैलस का बनने में 1 घंटे का टाइम लगा जब आपने इस न्यूट्रिएंट मीडियम में ऑक्सिन दिया, क्योंकि देखो ऑक्सिन की डिस्कवरी तो हो चुकी थी। एफ स्कूग और इसके कोवर्कर को पता था कि ऑक्सिन एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है। इससे अगर हम एक सेल को अगर हम ऑक्सिन प्रोवाइड करेंगे तो सेल जो है अच्छे से डिवाइड करेगा, ठीक है, ग्रोथ को प्रमोट करेगा। तो ऑक्सिन रखा था इनिशियली। फिर उन्होंने क्या किया, ऑक्सिन के साथ साथ इन एडिशन टू ऑक्सिन जो न्यूट्रिएंट मीडियम है, ये जो न्यूट्रिएंट मीडियम है वो सप्लीमेंटेड विथ या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, या कोकोनट मिल्क, या डीएनए, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, जब ये जो एक्सट्रैक्ट्स थे सप्लीमेंट दिया, आफ्टर सप्लीमेंटिंग द न्यूट्रिएंट मीडियम, सप्लीमेंटिंग द न्यूट्रिएंट मीडियम, इस न्यूट्रिएंट मीडियम को सप्लीमेंट किया इन एडिशन टू ऑक्सिन, और भी बहुत सारी चीजें दी। क्या हो सकता है वो, या तो वो एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू हो सकता है, या ईस्ट एक्सट्रैक्ट हो सकता है, या कोकोनट मिल्क हो सकता है, या डीएनए हो सकता है। तो इन्होंने देखा कि जो 1 घंटे में कैलस फॉर्म हो रहा था अब वो आधे घंटे में ही हो जा रहा है, ठीक है, हाफ आवर में, आधे घंटे में। 1 घंटे का समय लग रहा था एक सेल को प्रोलिफरेट करके, डिवाइड करके, कैलस, एक मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल बनने में, जब ऑक्सिन था न्यूट्रिएंट मीडियम में। लेकिन ऑक्सिन के साथ साथ आपने और भी क्या दिया, या तो एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क, या डीएनए दिया, सप्लीमेंट कर दिया आपने बेसिकली न्यूट्रिएंट मीडियम को, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि जो 1 घंटे का समय लग रहा था कैलस को बनने में, डेवलप होने में, अब सिर्फ आधे घंटे का समय लग रहा है। तो स्कोग एंड मिलर ने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो स्कोग एंड मिलर ने लेटर क्या किया, आइडेंटिफाई किया एंड क्रिस्टलाइज्ड द साइटोकाइनेसिस प्रोमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस दैट दे टर्म काइनेटिन। इन्होंने देखा कि ये जो ईस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क है और ये जो डीएनए है, इनसे क्या किया, बाद में एक सब्सटेंस, एक एक्टिव सब्सटेंस को इन्होंने क्या किया, एक्सट्रैक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, और वो क्या था, वो था काइनेटिन। और ये काइनेटिन क्या प्रमोट कर रहा था, साइटोकाइनेसिस, यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तभी तो देखो एक सेल से इतने सारे सेल बन गए, राइट। सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा है ना, सेल साइकिल, सेल डिवीजन में साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस होता है। तो ये साइटोकाइनेसिस को कौन प्रमोट कर रहा है, एक एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम क्या था, काइनेटिन। ये किसने खोजा, किसने ढूंढा, स्कोग एंड मिलर ने, ठीक। तभी तो याद करो, जब मैं आपको साइटोकाइनिन पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि साइटोकाइनिन, जब पीजीआर का लेक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था साइटोकाइनिन जो होते केमिकली एडिनाइन होते हैं, एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। इनका एक और नाम होता है N6 परफ्यूराइल अमाइनोप्यूरिन या काइनेटीन,
ठीक है, तो काइनेटिन वाला नाम जो है ये किसने दिया था, स्कूग एंड मिलर ने। क्या प्रमोट करता है, साइटोकाइनेसिस, तो इसे हमने साइटोकाइनिन नाम भी दे दिया। ठीक, तो इस तरीके से साइटोकाइनिन्स की क्या हुई थी, डिस्कवरी हुई थी। तो 3 ग्रोथ प्रोमोटर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन के डिस्कवरी की हमने बात की। अब हम बात करते हैं जो 2 हमारे ग्रोथ इनिबिटर्स उनके बारे में, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एब्सिसिक एसिड, जो कि एक तरह का ग्रोथ इनिबिटर है। इसका डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल था। ड्यूरिंग मिड 1960s की बात है, मिड 1960s की, 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स, देखो एब्सिसिक एसिड, देखो अभी हमने ऑक्सिन के बारे में पढ़ा, जिब्रेलिन के बारे में पढ़ा, हमने फिर साइटोकाइनिन के बारे में पढ़ा, और हमने तीनों की डिस्कवरी पढ़ी, और हमने साइंटिस्ट के नाम भी पढ़े जो जो रिस्पॉन्सिबल थे एक्सीडेंटल डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन के लिए। हमने वहां पे साइंटिस्ट के नाम पढ़े, लेकिन एब्सिसिक एसिड में एनसीईआरटी ने किसी साइंटिस्ट की बात नहीं की, क्योंकि देखो एब्सिसिक एसिड जो था ये इसके बारे में किसी भी साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं है, क्योंकि देखो 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitors। क्योंकि उस समय 1960s में अलग अलग जगह पे अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो क्या कि उन्होंने एब्सिसिक एसिड की डिस्कवरी एक्सीडेंटली कर दी। तो बाद में देखा गया कि किसी को पता ही नहीं कि कौन से साइंटिस्ट का नाम रखा जाए, क्योंकि इतने सारे साइंटिस्ट उस 1960s के टाइम पे, इतने सारे साइंटिस्ट अराउंड द वर्ल्ड वो क्या कर रहे थे, एब्सिसिक एसिड की एक्सीडेंटल डिस्कवरी किए जा रहे थे, राइट। तो जब इवेंचुअली किसी का नाम ही नहीं रखा गया कि किसने इसे डिस्कवर किया, ठीक है। बट हम 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, हमें साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रखना है, ठीक है। 3 independent researchers reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitors। ठीक, अब एक साइंटिस्ट था, उसने एक स्टडी की और पता चला कि ये जो सीड है, सीड या बर्ड है, उसमें डोरमेंसी क्रिएट कर देता है, डोरमेंसी डेवलप कर देता है एक तरह का केमिकल, तो उसने उस केमिकल का नाम डोरमिन रख दिया। अब 1960s के टाइम पे, मिड 1960s के टाइम पे किसी दूसरे जगह पे एक साइंटिस्ट था, वो भी स्टडी कर रहा था और देखा कि प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहा था और देखा कि प्लांट में पत्तों को और फ्लावर को गिरने में, झरने में, एब्सिशन में एक केमिकल जो है वो अपना काम कर रहा है। एक केमिकल क्या कर रहा है, इनिबिट कर रहा है लीफ के ग्रोथ को, लीफ को गिरा दे रहा है, राइट। तो एक तरीके से इनिबिटर का काम कर रहा है, तो उसने उस केमिकल का नाम एब्सिशन 2 रख दिया। एब्सिशन प्रमोट कर रहा था प्लांट में, ठीक, यानी कि लीफ के जो ग्रोथ है, लीफ को झरने में मदद कर रहा था, गिरने में मदद कर रहा था। वैसे ही देखा कि एक है जो एक और केमिकल है जो प्लांट में क्या कर रहा है, लीफ को भी गिरा रहा है और बर्ड है उसको भी डोरमेंट कर रहा है, यानी कि एज ए इनहिबिटर काम कर रहा है, तो उस साइंटिस्ट ने उस केमिकल का नाम इनहिबिटर भी रख दिया। ठीक, तो इस तरीके से अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग साइंटिस्ट जो थे वो एक प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे थे और उन्हें दिख रहा था कि एक केमिकल है वो प्लांट के अंदर डोरमेंसी क्रिएट कर देता है, सीड में या बर्ड में डोरमेंसी क्रिएट कर देता है, या एब्सिशन को प्रमोट करता है, यानी कि लीफ के गिरने में उसका हाथ है, उस केमिकल का हाथ है, तो उसने उसका केमिकल का नाम एब्सिशन 2 रख दिया। एक साइंटिस्ट ने देखा कि एक केमिकल है जो कि प्लांट में लीफ को गिरने में प्रमोट कर रहा है, यानी कि एब्सिशन में प्रमोट कर रहा है, और देखा कि जो लीफ के जो बर्ड्स है या फिर जो सीड है, एक प्लांट का जो सीड है उसको डोरमेंट कर दे रहा है, यानी कि एज एन इनिबिटर काम कर रहा है, तो उस साइंटिस्ट ने उस केमिकल का नाम इनिबिटर बी रख दिया। तो इस तरीके से अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग तरह के रिसर्चेस चल रहे थे। 3 इंडिपेंडेंट रिसर्चेस के बारे में हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, और तीनों इंडिपेंडेंट रिसर्चेस में क्या हुआ, प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन हुआ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर्स, इनिबिटर बी, एब्सिशन 2 एंड डोरमेंट। बाद में लेटर ऑल 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल। बाद में पता चला कि ये जो 3 केमिकल है ना, जिनके अलग अलग नाम है, डोरमीन, एब्सिशन 2, इनिबिटर्स, ये तीनों के तीनों केमिकली आइडेंटिकल हैं, बाद में जाके पता चला, ठीक, एंड इट वाज नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड। तो इस तरीके से एक्सीडेंटली एब्सिसिक एसिड की भी डिस्कवरी हुई। इसलिए हम एब्सिसिक एसिड जब पढ़ते तो यहाँ पे स्पेसिफिकली किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं पढ़ते, ऑलराइट, क्योंकि अराउंड द वर्ल्ड अलग अलग साइंटिस्ट थे, वो इंडिपेंडेंटली अपना अपना रिसर्च कर रहे थे और तीनों ने अलग अलग नाम दिया।
केमिकल कैरेक्टराइजेशन किया और 3 डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर्स के बारे में बोला। बाद में पता चला ये तीनों के तीनों तो केमिकली आइडेंटिकल है और उसका नाम रख दिया गया एब्सिसिक एसिड। ठीक है, यानी कि एब्सिसिक एसिड ही जो था जो एब्सिशन को प्रमोट कर रहा था, यानी कि लीफ फॉल को प्रमोट कर रहा था, यानी एक तरह से इनिबिटर की तरह काम कर रहा था। लीफ में डोर्मेंसी डेवलप कर दे रहा था, लीफ बोल रहा हूँ, सीड में डोर्मेंसी क्रिएट कर रहा था, सीड में बर्ड में सीड में डोर्मेंसी हो गई, सीड ग्रो ही नहीं कर पाया, जर्मिनेट ही नहीं हो पाया, किसके वजह से? एब्सिसिक एसिड के वजह से। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात कर रहे हैं इथाइलिन की। इथाइलिन भी एक तरह का क्या है? ग्रोथ इनिबिटर। इथाइलिन के बारे में मैंने कहा था ये ग्रोथ को प्रमोट भी करते हैं, ग्रोथ को इनिबिट भी करते हैं, लेकिन ज्यादा इनिबिट करते हैं, इसीलिए हम इन्हें ग्रोथ इनिबिटर के कैटेगरी में रखते हैं। कजिन्स नाम का एक साइंटिस्ट था, कजिन्स, ठीक है, confirmed the release of volatile substance from ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later, this volatile substance was identified as ethylene, a gaseous PGR. देखो, कजिन्स ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब आप क्या कहते हैं, राइपेंड ऑरेंजेस को, पके हुए ऑरेंजेस को, अनराइपेंड बनानास, ऐसे बनाना जो कच्चे हैं, उसके साथ रख रहे हो, यानी कि एक पके हुए फल को एक कच्चे फल के साथ रख रहे हो, तो जो कच्चा फल है वो भी पक जा रहा है। यानी कि जो राइपेंड फ्रूट है, राइपेंड ऑरेंजेस है, पका हुआ एक फ्रूट, वो कुछ केमिकल, कुछ वॉलेटाइल केमिकल को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा था, जिसके कारण से जो कच्चे फ्रूट थे, जो कच्चा बनाना था, वो भी पक जा रहा था। ठीक, कजिन्स ने क्या देखा? कंफर्म द रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस, ripened oranges that hastened the ripening of stored unripened bananas. Later, this volatile substance was identified as ethylene, और इथाइलिन क्या? एक तरह का गैसियस पीजीआर है, गैस के फॉर्म में होता है, गैस के स्टेट में होता है। इथाइलिन तो एक तरीके से ग्रोथ प्रमोटर भी है, लेकिन ज़्यादा ये ग्रोथ को इनिबिट करता है, तो हम इसे ग्रोथ इनिबिटर्स के कैटेगरी में पढ़ते हैं। ठीक है, इसका भी डिस्कवरी क्या था? कह सकते हो एक्सीडेंटल था। चलो, कर क्या रहा है इथाइलिन? इथाइलिन जो है ये पके हुए फल से क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है, वोलेटाइल है। जो पके पके फल है ना, आप पके हुए फल को कच्चे फल के साथ रखो तो कच्चा फल भी है वो भी पक जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो पका हुआ फल है वो कुछ ऐसा केमिकल रिलीज कर रहा है जो कि जो कच्चे फल है उनको भी पका दे रहा है, राइपेंड कर दे रहा है। ठीक, तो ये हमने 5 पीजीआर्स के डिस्कवरी के बारे में पढ़ा। आई होप आपको ये जो डिस्कवरी ऑफ पीजीआर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो दोनों लेक्चर है अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑक्सीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब जो 5 हमारे पीजीआर्स है ना, हर पीजीआर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 17 में आई थिंक, हम ऑक्सीन को डिटेल में स्टडी करने वाले, ऑक्सीन के बारे में जानने वाले हैं, इसका क्या फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है। ठीक है, एक तरह का ग्रोथ प्रमोटर है, किस तरीके से ग्रोथ प्रमोट करता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलता हूँ मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।